प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के बहुत सारे मार्क्स होते हैं, उन सारे मार्क्सों को, उन सारे चिन्हों को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं पंक्चुएशन। बिना पंक्चुएशन जाने हुए आप सही सेंटेंस को नहीं लिख सकते हो, कोई पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो, कोई लेटर एप्लीकेशन इत्यादि नहीं लिख सकते हो। तो आपको पंक्चुएशन का क्लास समझना बहुत ही ज़रूरी है। कितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, सभी पंक्चुएशन मार्क्स को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही शानदार और रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लास का जो इंट्रोडक्शन है वो है पंक्चुएशन। यानी पंक्चुएशन मार्क्स का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, ये पंक्चुएशन का ही क्लास होगा। चलिए तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स का कैसे कैसे प्रयोग होता है। आपको बिल्कुल स्थिर होकर के बैठना है और पूरे वीडियो को देखना है, आपको बहुत रोचक जानकारी मिलेगी यहाँ पे, है ना। चलिए पहला हम लोग यूज़ करते हैं फुल स्टॉप, है ना। फुल स्टॉप हम लोग देखते हैं। फुल स्टॉप, देखो फुल स्टॉप का सिंबल क्या होता है, एक ये होता है ना, बिंदी जैसा होता है, ये फुल स्टॉप का सिंबल है। अब देख पा रहे हैं ये। तो फुल स्टॉप का प्रयोग क्या होता है, फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है। देखो फुल स्टॉप लगा देने से सेंटेंस का एंड हो जाता है, सेंटेंस का अंत हो जाता है। तो क्या सिर्फ सेंटेंस में ही फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं या और भी जगहों पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग स्टेटमेंट के लिए करते हैं ना। स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट क्या होगा भाई, कोई सेंटेंस आपका जिसमें कोई इंट्रोगेशन मार्क्स वर्ड नहीं हो, नेगेटिव वर्ड नहीं हो, वो आपका स्टेटमेंट हो गया। जैसे आप बोलते हो आई एम डांसिंग, सी प्लेज, तो इस तरह से जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहते हैं, इसमें नेगेटिव का कोई वर्ड नहीं रहता है, इंट्रोगेटिव का कोई वर्ड, इंट्रोगेशन का कोई वर्ड नहीं रहता है ना। तो क्या करते हैं, स्टेटमेंट के जो सेंटेंस होते हैं उसके एंड में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ, है ना, देखो यहाँ। और इस फुल स्टॉप का मतलब हो गया कि सेंटेंस जो है वो समाप्त हो चुका है, सेंटेंस का एंड हो चुका है, सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। अब यदि कोई सेंटेंस बनेगा तो वो दूसरा सेंटेंस बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं इसको, है ना। चलिए स्टेटमेंट के बाद हम लोग देख लेते हैं कमांड्स। देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग जो है कमांड्स में भी होता है। जो कमांड्स के सेंटेंसेस होते हैं, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है, वो कमांड के सेंटेंसेस होते हैं ना। जैसे डोंट सिट हियर, डोंट गो देयर, है ना। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में, सेंटेंस के एंड में सबसे लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। देखो ये जो सेंटेंसेस हैं ये कमांड्स के सेंटेंसेस हैं। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, आप कमांड कर रहे हैं किसी को। डोंट गो देयर, उसको कमांड कर रहे हैं कि वहाँ पे मत जाओ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं कमांड के सेंटेंसेस, इसके एंड में भी आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ना, एब्रिविएशन। एब्रिविएशन जो होते हैं, सबसे पहले तो जान लो कि एब्रिविएशन होता क्या है। एब्रिविएशन होते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म किसी का, जैसे बहुत लंबे जो वर्ड का मीनिंग होता है या फिर वर्ड का विस्तार लंबा होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एब्रिविएशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ना। जैसे BA, MA, है ना, DC, है ना। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फुल फॉर्म को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं उसको हम लोग एब्रिविएशन बोलते हैं। एब्रिविएशन में प्रत्येक लेटर, ध्यान रहे, एब्रिविएशन में प्रत्येक लेटर के बाद जो है आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। जैसे देखो बी के बाद भी आपने फुल स्टॉप किया, ए के बाद भी फुल स्टॉप किया है, एम के बाद किया, ए के बाद किया, डी के बाद किया और सी के बाद किया।
यानी कहने का मतलब एब्रीविएशन में जितने भी लेटर रहते हैं सभी लेटर के बाद आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा ना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यदि एब्रीविएशन का प्रयोग हो सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस के एंड में, तो वहाँ पे एक ही फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो URNMA, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पिछले वीडियोस में कि सेंटेंस का एंड जो है वो फुल स्टॉप से होता है, स्टेटमेंट का एंड। तो यहाँ पर भी हमने बताया, लेकिन ये सेंटेंस का भी तो एंड हो रहा है फुल स्टॉप से यहाँ पे। और मैंने आपको बताया कि एब्रिविएशन का प्रयोग जो होता है हर एक लेटर के बाद होना चाहिए फुल स्टॉप। तो इसका मतलब यहाँ डबल फुल स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि डबल फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, सिंगल का ही प्रयोग होता है। कब? जब सेंटेंस में एब्रिविएशन रहे तो। देखो, और सी इज़ अ BA, ये नहीं कि यहाँ पे डबल फुल स्टॉप लगा देंगे, है ना। एब्रिविएशन का जो फुल स्टॉप आएगा वही काम आएगा इसमें, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं इसी का ही बहुत रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। इसको जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब देखो, डेट भी लिखते हैं वहाँ पे भी प्रयोग करते हैं, आप आवर भी लिखते हैं वहाँ पर भी प्रयोग करते हैं ना, डेट भी आवर भी। और अब जो है सो कोई रुपीस पैसे की बात हो तो वहाँ पर भी आप करते हैं ना। जैसे मान लीजिए डेट लिखते हैं, देखो यहाँ पे भी फुल स्टॉप हुआ प्रयोग, यहाँ पे भी फुल स्टॉप हुआ प्रयोग। कुछ और डेट लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप का प्रयोग, यहाँ भी फुल स्टॉप का प्रयोग। यानी डेट को लिखते समय भी आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है ना। आगे हम लोग देखते हैं आवर्स को भी आप बोलते हैं, जैसे देखो 6:30 PM। देखो यहाँ पे जो फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है इसको भी ध्यान में रखेंगे। 11:40 PM, है ना। तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है ना। आगे फिर हम लोग देखते हैं रुपीस। मान लीजिए रुपीस आप लिखते हैं 14 रुपीज़ 20, इसका मतलब हो गया कि 14 रुपये 20 पैसे, है ना। और भी कुछ लिख सकते हैं 500, ये देखो रुपीस पैसे में भी इस तरह का जिक्र करता है। यानी फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग डेट को मेंशन करने के लिए, आवर को यानी घंटों को मेंशन करने के लिए, या फिर रुपीस को पैसे को मेंशन करने के लिए भी हम लोग करते हैं ना, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं सेकंड जो है वो है कॉमा का भी प्रयोग आपने रीडिंग के दौरान या फिर राइटिंग के दौरान आपने देखा होगा। तो इसका बेहतर यूज़ क्या होता है ये भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं, कॉमा के बारे में कौन सी जानकारी जो है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग का दोहराव का मतलब बार बार आना। आप लगातार इसको दोहराव की जगह आप लगातार बार बार आना ऐसे भी सोचते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं उसके रिपीटेशन होना, वहाँ पे आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो जैसे राम, कॉमा दे दिए। देखो रहीम, ठीक है, कॉमा दे दिए। देखो सीता, कॉमा दे दिए। एंड राजा। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, आर ऑनेस्ट। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा है कि कॉमा का प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके किसी भी भाग का, जैसे देखो ये नाउन है, मतलब नाउन का रिपीटेशन हो रहा है ना, नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। और आपको क्या करना है कि जब रिपीटेशन हो तो एक के बाद जो है फुल कॉमा लगाना है, फिर कॉमा लगाना है। अब देखो लास्ट जब लगे कि जो एंड हो रहा है, लास्ट हो रहा है, वहाँ पे एंड से जोड़ देना है। देखो सीता एंड राजा जो है एंड से जुड़ा हुआ, यहाँ पे एंड है, एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके पहले जो नाउन आए हैं वो कॉमा से
कनेक्ट हो रहा है ना। तो आपको ध्यान देना वाली बात यहाँ पे यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे नाउन के हो गए, प्रोनाउन के हो गए, कुछ भी जो वर्ड होते हैं रिपीटेशन होते हैं वहाँ पे आपको कॉमा का प्रयोग करना होगा और लास्ट जो है उसमें एंड लगा करके आपको जोड़ देना है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वर्ड का भी रिपीटेशन, वर्ड का दोहराव, वर्ड के दोहराव में भी हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। कैसे वर्ड के दोहराव में कॉमा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। जैसे कम कम है ना, कम कम, ये वर्ड का दोहराव हो रहा है। देखो क्या, कम और कम, ये जो है ये वर्ड है, इसका दोहराव हो रहा है और यहाँ पर भी आप जो है कॉमा का प्रयोग करेंगे। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, है ना। अब देखो मैंने एक सेंटेंस भी लिख दिया, यहाँ पे वर्ड का दोहराव हो रहा है कम कम, तो यहाँ पे कॉमा से ये कनेक्ट हो गया है ना। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ये सेंटेंस हो गया। आपने देखा कि कैसे वर्ड का जो रिपीटेशन होता है वहाँ पर भी आप जो है कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका प्रयोग देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन रोचक जानकारी सभी तरह से जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यस नो। देखो जब भी सेंटेंस में यस नो का प्रयोग हुआ रहेगा तो वहाँ पे कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे देखो ऐसे, यस आई एम गोइंग, है ना। नो आई एम नॉट गोइंग, कुछ भी इस तरह का सेंटेंस आप देख पा रहे हो कि यस और नो जहाँ लगा हुआ है उसके बाद जो है कॉमा का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में यस और नो लगा रहे उसके बाद जो है कॉमा का प्रयोग होता है। तो बहुत ही रोचक जानकारी, अपने दोस्तों को भी ये सारी बातें, ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका कॉमा का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। चलिए देखिए मैंने लिखा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ये क्या है भाई, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखो सैल्यूटेशन क्या है, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो या तो अपने फादर के पास लेटर लिखते हैं या फिर अपने टीचर को, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखते हैं, वहाँ पे जो उनको जो ये जिस सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं उसके बाद आपको कॉमा का प्रयोग करना है। तो उसी को सैल्यूटेशन कहा जाता है ना। तो जैसे लिखते हैं क्या, रिस्पेक्टेड सर, अब इसके बाद कॉमा का प्रयोग, है ना। देखो सैल्यूटेशन यही हो गया, रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद भी हम लोग देखिए डियर फादर, फिर कॉमा का प्रयोग। तो एप्लीकेशन राइटिंग के दौरान आप जब सैल्यूटेशन का प्रयोग करें, सैल्यूटेशन का मतलब एक ऐसा शब्द होता है, या शब्द समूह होता है जिसे लिखने वालों को जो है सम्मान कर करके बोलते हैं। जैसे रिस्पेक्टेड सर, है ना, रिस्पेक्टेड सर, डियर फादर। तो ये जो है सैल्यूटेशन के जो हैं ये शब्द हैं और इसके बाद भी आपको कॉमा का प्रयोग करना होगा, ठीक है। चलिए आगे भी हम लोग और देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग और देखते हैं कि इसका प्रयोग, कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे क्वेश्चन टैग में जो है सो सेंटेंस को अलग करने के क्रम में होता है। कैसे, अब देखिए यू प्ले, डोंट यू। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सेंटेंस है लेकिन ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग को जब मेन सेंटेंस से हटाते हैं तो कॉमा का प्रयोग करते हैं। सी डांसेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डजंट सी, है ना। तो देखिए मेन सेंटेंस से जब हम लोग इसको हटाते हैं, क्वेश्चन टैग को हटाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये रोचक जानकारी, जब क्वेश्चन टैग को हम लोग मेन सेंटेंस से हटाते हैं तो हम लोग कॉमा का प्रयोग
करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं हम लोग कॉमा का प्रयोग। कब करते हैं भाई? देखो, डायरेक्ट स्पीच का मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच में कॉमा का प्रयोग कैसे होता है ना। अब देखो कैसे, मान लो यू सेड शी इज़ अ स्टूडेंट। देखो यू सेड यहाँ पे, अब देखो ये जो है ये कोमा है, यहाँ पे कोमा का प्रयोग होता है। जैसे यू सेड, उसके बाद सी इज़ अ स्टूडेंट, तो सी इज़ अ स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है ये शुरू होने के पहले जो है यहाँ पे कोमा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि कोमा का प्रयोग भी आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रयोग हम लोग देखते हैं ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सेमी कॉलन। देखो सेमी कॉलन, इसका सिंबल होता है ये इसका सिंबल है। देखो सिंबल में फिर से दिखा दूँ, एक डॉट होता है उसके नीचे ऐसे, तो इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। देखो सेमी कॉलन का प्रयोग होता है सेंटेंस में कब? जब आपको लगे कि फुल स्टॉप का भी प्रयोग नहीं हो सकता है और कॉमा का भी प्रयोग नहीं हो सकता है। देखो इसका एक बाउंड्री लाइन होता है, जैसे कॉमा और फुल स्टॉप, इसके बीच का जो गैप है यहीं पे आपको सेमी कॉलन का प्रयोग करना होगा। देखो कॉमा का अर्थ होता है कि सेंटेंस में थोड़ी सी रुकावट, और फुल स्टॉप का मतलब होता है सेंटेंस पूरी तरह से ख़त्म। लेकिन सेमी कॉलन का प्रयोग होता है कि थोड़ी सी रुकावट भी नहीं, उससे ज़्यादा, और सेंटेंस ख़त्म भी नहीं, है ना। तो बीच बीच का होता है, मतलब कॉमा और फुल स्टॉप के बीच का जो पोर्शन होता है वो सेमी कॉलन यूज़ करने का होता है। जैसे राम इज़ अ बॉय, सीता इज़ ए गर्ल, राजा इज़ प्लेइंग, राम इज़ डांसिंग। तो यहाँ से पता चलता है कि इन सारे सेंटेंसेस पता चलता है कि सेंटेंस जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है ना। राम इज़ अ बॉय, सीता इज़ अ गर्ल, सेंटेंस यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ कॉमा देने के लायक भी नहीं है, मतलब कि उतनी ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यू है ना, कॉमा से ज़्यादा है और फुल स्टॉप से कम है ना। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कॉलन। कॉलन का प्रयोग कैसे होता है? देखो कॉलन का सिंबल ये होता है, दो फुल स्टॉप, आप चाहे तो ऐसे कह सकते हैं इसको, है ना। ये कॉलन का प्रयोग होता है ना, सिंबल। तो देखिए इसका प्रयोग दो तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे लिस्ट और एग्जाम्पल। किसी चीज़ का लिस्ट बना रहे हैं या कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वहाँ पे करते हैं, जैसे द फॉलोइंग आइटम्स नीडेड। अब देखो यहाँ पे हमने किया, अब इन चीज़ों की ज़रूरत है ना, ये द फॉलोइंग आइटम्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपने कॉलन का प्रयोग किया। यहाँ पे हो गया कि लिस्ट। देखो लिस्ट में क्या क्या है आपका, एप्पल है, पेन है, कॉपी है ना। आप चाहे तो एग्जाम्पल को भी आप ऐसे लिख सकते हैं ना, द फॉलोइंग आइटम्स नीडेड, तो यहाँ पे आपने कॉलन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है डायलॉग। किसी का डायलॉग होता है तो उस डायलॉग के लिए आप जो है कॉलन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए राम, अब ये राम का डायलॉग है, यू आर ग्रेट, तो यहाँ पर भी आप राम के बाद जो है कॉलन का प्रयोग करेंगे। सीता का डायलॉग ये है, दे आर प्लेइंग, तो सीता के बाद भी यहाँ कॉलन का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको समझना है ना। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफाइन अ वर्ड। किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग कॉलन का प्रयोग करते हैं, कॉलन, ठीक है। जैसे नाउन, इस वर्ड को हमने लिखा, उसके बाद कॉलन लिख दिया, उसके बाद नाउन को हम लोग डिफाइन कर दिए हैं एक लाइन में, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, है ना। उसी तरह प्रोनाउन हो सकता है, उसके बाद कॉलन का प्रयोग करिएगा। देखिए इसको आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पे कॉलन का प्रयोग करना है। आपको वर्ब को या किसी वर्ड को डिफाइन करना है तो उसके बाद करना है। तो सिंपल है, इसे समझना है कि किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग कॉलन का प्रयोग करते हैं ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला कौन से इसमें पॉइंट आता है ना। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल सबसे पहले ये होता है गिलहरी के पूछ ऐसे, है ना, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसके लिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए वेयर डू यू लिव, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे दे दीजिएगा डू यू प्ले, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे दे देना है। यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिल्कुल एंड में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है वैसे सेंटेंस जैसे सवाल पूछे जाते हैं ना। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए भी आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होगा, जैसे सी प्लेज, यहाँ पे डजंट सी। इसके पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बताया जब कॉलन एक कॉमा बता रहा था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ और ये डजंट सी जो है ये क्वेश्चन टैग है। जैसे राम डांसेस है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डजंट ही। तो क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग हुआ, यानी क्वेश्चन टैग जो है वो मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है। देखो ये जो है ये क्वेश्चन टैग है डजंट सी, यहाँ पे डजंट ही क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग जो है ये मेन सेंटेंस से अलग करने के बाद यहाँ हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं ना। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, एक थोड़ा सा अपवाद है यहाँ पे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे सी आस्क्ड मी वेयर ही वाज। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप करना। सबसे पहले आप समझ लें कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आप समझें कि इनडायरेक्ट स्पीच के जो पार्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और उसमें जो है आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना होता है। सी आस्क्ड मी वेयर ही वाज, ये नहीं कि वेयर लगा हुआ है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना होता है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सक्लामेशन मार्क जो होते हैं वो क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। देखो एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है वो ऐसे और ऐसे होता है, एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका प्रयोग जो है सेंटेंसेस में होते हैं कब, देखो फ्रेजेस के लिए भी इसका प्रयोग सेंटेंस में होता है, फ्रेजेस के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे फ्रेजेस में कुछ फ्रेजेस को आप जोड़ सकते हैं, जैसे अलास, ओह, well done। देखो these are the phrases and after the phrase you must use exclamation mark, ठीक है। एलास के बाद देखो यूज़ हुआ है, ओह के बाद देखो यूज़ हुआ है, वेल डन के बाद देखो यूज़ हुआ है ना। आप सेंटेंसेस को पढ़ते होंगे, पैराग्राफ या आपने पेपर को या फिर बुक को पढ़ते होंगे, तो इन वर्ड्स का आप यूज़ ज़रूर देखे होंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चन एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग ज़रूर देखे होंगे। फिर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी एक्सक्लामेशन मार्क जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे हाउ फाइन अ डे, मान लीजिए हाउ फाइन अ डे, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और इसके लिए भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करना होता है ना। और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे हाउ नाइसली सी डांसेस, यहाँ भी आपको एक्सक्लामेशन का प्रयोग करना होगा। देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है ना कि जो भी WH वर्ड के होते हैं, जैसे हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, हाउ के बाद कोई एडवर्ब आएगा ना, तो यहाँ पर आपको जो है एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करना होगा। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि वैसे सेंटेंस जिससे आपको आश्चर्य इत्यादि का बोध होता है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए मे गॉड गिव यू वेल्थ। देखो यह है एक्सक्लामेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस सर। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है मे से, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है मे से और ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा, आशीर्वाद इत्यादि का बोध होता है। मैंने सेंटेंस में बताया है, सेंटेंस का एक वीडियो बना हुआ है, उस पर जा करके आप देख सकते हैं ना। मे गॉड गिव यू वेल्थ, यहाँ पर आप देखें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मार्क्स का प्रयोग हुआ है। तो
एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पे होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपने अपने अच्छे तरीके से सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है कौन से, इसके बहुत ही रोचक वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं हैफन। देखो हैफन का सिंबल जो है ये होता है छोटा सा ये, है ना, छोटा सा ये, इसको डैश भी नहीं बोलेंगे, डैश इससे बड़ा होता है, हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो हैफन का सिंबल ये होता है और हैफन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है अब यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स मिल करके एक वर्ड बनता है। जैसे आप लिखते हैं फादर इन लॉ, यहाँ पे 3 वर्ड है, 3 वर्ड मिला करके एक वर्ड हो रहा है। जैसे मदर इन लॉ, जैसे ब्रदर इन लॉ, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं और कंपाउंड वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए हैफन का इन राइटिंग, मान लीजिए आपका पेज ये है और पेज में आपको लिखने के क्रम में जो है कुछ वर्ड ऐसे छूट जाता है। जैसे वर्ड को लिखने के क्रम में जैसे आप लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन पेज का अंत हो जाता है तो आप स्टू लिख करके फिर आगे जो है इसमें आते हैं ना। मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे आप समझ पाइएगा। जैसे ये लाइन है ना और यहाँ एंड, जैसे आप लिखते हैं STU, यहाँ मान लीजिए ये पेज ख़त्म हो जा रहा है, तब यहाँ हैफन दे करके यहाँ पे लिखते हैं DENT। तो ये हैफन का प्रयोग यहाँ पे होता है, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ एक लेटर को नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए S नहीं लेना है, ऐसे करना, कम से कम एक लेटर से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये हैफन का प्रयोग यहाँ पे हुआ। फिर फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, मान लीजिए 1/3 को लिखते हैं 1/3। देखो यहाँ पे हैफन का प्रयोग किया आपने, है ना। उसी तरह से लेते हैं, मान लीजिए 1/4, तो आप लिखते हैं 1/4। यहाँ पे भी आपने हैफन का प्रयोग किया। तो फ्रैक्शन के लिए भी हैफन का प्रयोग होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया कंपाउंड वर्ड्स राइटिंग कैसे करना है और फ्रैक्शन में। बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं डैश। डैश का सिंबल सबसे पहले जान लें कि जो हैफन था उससे थोड़ा बड़ा होता है डैश का सिंबल, ये होता है डैश का सिंबल। और डैश का सिंबल जो है वो प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, डिनोटिंग नंबर्स, किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए, बीच के गैप को दिखाने के लिए। मान लीजिए ईयर लिखा हुआ, तो मान लीजिए आप ऐसे लिखते हैं। अब देखें ये नंबर है, मतलब साल है, ईयर को अब दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, ईयर को दिखा रहे हैं। तो देखिए इसके बीच का गैप को दिखाने के लिए, इसके बीच के गैप को दिखाने के लिए आपको डैश का प्रयोग करते हैं ना। देखो और भी कुछ लिख सकते हो, देखो इसके बीच का जो गैप है 3 साल या 4 साल जो भी गैप होता है उसको दिखाने के लिए आपको डैश का प्रयोग करना होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। जैसे पेज नंबर को 5 to 10, है ना, 20 to 25, ये पेज नंबर को भी दिखाते हैं आप इस तरह से करके, तो वहाँ पर आपको डैश का प्रयोग करना होगा। फिर पर्सन कोटेशन, किसी भी व्यक्ति के जो कोटेशन होते हैं, जैसे मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, महापुरुषों ने कुछ कहा, तो उनके कोटेशन को जो है वो दिखाने के लिए आपको हैफन का प्रयोग करते हैं। जैसे तिलक लगा दिए डैश, और उसके बाद मान लीजिए फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। मान लीजिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यानी उनका कोटेशन था तिलक फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, यानी स्वतंत्रता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा, तो तिलक ने कहा। तो तिलक का कोटेशन है, तिलक दे करके आपको कोटेशन के रूप में जो है सो डैश का प्रयोग करना होगा। कोटेशन के स्टार्ट होने के पहले डैश का प्रयोग, है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं इस कड़ी को। आप वीडियो को बारीकी से देखना, बहुत ही रोचक जानकारी यहाँ पे आपको मिल रही है। बच्चों अब हम लोग देखते हैं एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी का सिंबल जो है वो इस तरह से होता है ऊपर में,
वर्ड के ऊपर में इस तरह से लगता है। तो एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, शॉर्ट एंड वर्ड, किसी वर्ड को शॉर्ट करने के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे राइटिंग में होते हैं उसको शॉर्ट एंड करने के लिए, जैसे आई ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आई एम। जैसे आप लिखते हैं डोंट, देखो ऊपर में एपस्ट्रॉफी लगा है, यहाँ पे टी के पहले, यहाँ एम के पहले, तो डोंट का क्या हो जाता है? डू नॉट, है ना। उसी तरह लिखते हैं डजंट, मान लो, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? डज नॉट। यानी आप देख पा रहे हो कि एपस्ट्रॉफी का प्रयोग शब्दों को छोटा करने में, यानी शब्द या शब्द समूह को छोटा करने के लिए होता है। जैसे आई एम को लिखा एम, डू नॉट को लिखा है डोंट, डज नॉट को लिखा डजंट। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत बारीकी से ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही रोचक और आसानी से, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाउन का पोजीशन, किसी भी नाउन को अधिकार दिखाने के लिए। जैसे राम्स काव, मोहन्स पेन, सीताज वॉच। देखो यहाँ पे आप देखें, राम, मोहन और सीता जो है नाउन है ना। इसका पोसेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, राम्स का मतलब राम की गाय, मोहन्स पेन मतलब मोहन की कलम, सीताज वॉच मतलब सीता की घड़ी। तो राम की गाय मतलब राम का अधिकार है उस गाय पे, मोहन की पेन पे मोहन का अधिकार है, और सीता की वॉच पे सीता का अधिकार, मतलब पोसेशन, अधिकार दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है फिगर को प्लूरल बनाने के लिए। जैसे आप लिखते हैं फाइव्स, मतलब 5 5 5, मान लीजिए 6 लिखते हैं, देखो एपस्ट्रॉफी दिए, फिर एस लिए, इसका मतलब हो गया बहुत सारे 6 को, यानी इसको प्लूरल बनाने के लिए, इसको प्लूरल बनाने के लिए। तो बहुत ही रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लग रहा है। अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। बच्चों अब देखोगे, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्वर्टेड कोमा का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है ना। ये इन्वर्टेड कोमा का जो है सिंबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड कोमा के 2 पार्ट आप समझ सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कोमा मतलब ये 2 बार लिखा रहेगा, ये वाला 2 बार, और सिंगल का मतलब सिर्फ 1 बार लिखा रहेगा, इस तरह से। तो इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा एंड सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इसका प्रयोग होता है। देखिए डायरेक्ट स्पीच में जो है इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है, डायरेक्ट स्पीच, है ना। चलिए देखिए, राम said he is good। देखो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है, और यहाँ पर देखिए ये जो है ये है डबल इन्वर्टेड कोमा के भीतर में, है ना। तो जैसे और भी लिख सकते हैं, सीता सेज यू आर ग्रेट। मतलब कहने का हो गया कि डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है ना। और सिंगल इन्वर्टेड कोमा है वो किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए होता है। मान लीजिए ये वाला देखो नाउन, यहाँ पे सिंगल लगाएंगे। अब नाउन का डेफिनेशन आप दे दीजिए, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, है ना। मान लीजिए आपको एडजेक्टिव देना है, तो एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करना है। अब एडजेक्टिव का डेफिनेशन दे दीजिए, किसी वर्ड को डिफाइन करना है तो वहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, और जो भी इसमें पार्ट बाकी रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।